नमस्कार दोस्तों, आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए एक ही चीज आपको बताता हूं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जरूरत पड़े तो ही घर से निकले। जैसे हमने पढ़ा था इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये सिविलाइजेशन के बाद में वैदिक एज और वैदिक सोसाइटी, वैदिक कल्चर यहाँ पर कैसे फला फूला वो भी हमने देखा। वहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको बताए। अभी क्या होता है, जैसे लेटर वैदिक पीरियड खत्म होता है, यहां पर महाजनपदों की निर्मित हुई दिखाई देती है। महाजनपद क्या है? तो ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं और इन्हीं स्टेट्स में से सबसे बढ़िया और सबसे विकसित और डेवलप्ड होने वाला एक स्टेट हमें महाजनपद हमें दिखाई देता है, वो है मगध। मगध जो साम्राज्य बना वो कैसे बना, एक महाजन पद से लेके वो अपना विस्तार कैसे कर पाया, यही हमें आज के चैप्टर में पढ़ना है। और इसी चैप्टर का नाम है मौर्यन एम्पायर। अभी इस पीरियड में हम क्या पढ़ेंगे कि मौर्य पीरियड में कौन से इंपॉर्टेंट एम्पायर हुए और उनके शासनकाल में कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई। आइए देखते हैं उन्हीं का ये चैप्टर। तो मौर्यन एम्पायर का जो पीरियड है 322 से लेके 185 बिफोर कॉमन ईरा तक का कहा जाता है। अभी जैसे मैंने कहा था कि मगध जो एक महाजनपद था वो धीरे धीरे करके बड़ा होते गया। अभी कैसे बड़ा होता गया, तो यहां पर हमें सबसे पहली डायनेस्टी जो दिखाई देती है मगध के ऊपर, उनका नाम था वयक डायनेस्टी। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आई, उसके बाद यहां पर नंद घराने का राज आया। तो इन्हीं घरानों ने क्या किया, आजू बाजू इस मगध महाजनपद के आसपास में जो भी महाजनपद थे उनको कॉन्कर करके अपने स्टेट में मिलाना शुरू किया। ऑब्वियस सी बात है, मगध साम्राज्य का विस्तार होता गया। अभी ये जो मगध साम्राज्य था, इस मगध साम्राज्य पर जब नंद डायनेस्टी के रूलर राज करते थे तब यहां की सामान्य लोगों की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। मगध राज्य में धनानंद नाम का जो राजा था वो नंद डायनेस्टी से बिलोंग करता था। अभी ये नंद डायनेस्टी का ये धनानंद जो राजा है वो बड़ा ही क्रूएल था। अभी क्या होता है कि इसके पीरियड में भारत पर अलेक्जेंडर के अटैक्स भी हमें दिखाई देते हैं। अभी इसी के दरबार में, इसी के अनुशासन में हमें एक चाणक्य नाम का व्यक्ति दिखाई देता है। ये चाणक्य वही है जिसके बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी। ये चाणक्य तक्षशिला नामक एक यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी में शिक्षक थे और कुछ वजह से कहा जाता है कि चाणक्य का अपमान होता है धनानंद द्वारा। अभी इसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य उसको कहते हैं कि एक दिन मैं ही तुम्हारी पूरी नंद डायनेस्टी और तुम्हारे पूरे मगध साम्राज्य को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसी बात से प्रेरणा लेके चाणक्य क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक साधारण से व्यक्ति को, साधारण से लड़के को एक साधारण से एक सम्राट बनाते हैं। ये स्टोरी आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सुनी होगी। तो यही चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कहलाता है। अभी आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी मिलिट्री की ट्रेनिंग देते हैं, उसको शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। अभी धीरे धीरे करके चंद्रगुप्त मौर्य अपना एक छोटे छोटे जो उसके साथीदार थे उनसे एक आर्मी खड़ी करते हैं और यही आर्मी से वो तक्षशिला, उसके आजू बाजू का एरिया और पोस्ट मौर्य अलेक्जेंडर्स जो भी उसके अधिकारी थे उनसे भी टक्कर लेते हैं और धीरे धीरे करके अपनी आर्मी बड़ी करते हैं। और यही आर्मी लेके चंद्रगुप्त मौर्य इस धनानंद पर अटैक करते हैं। अभी धनानंद पर अटैक करने के बाद इसका साम्राज्य खत्म हो जाता है और यही से हमें मौर्यन डायनेस्टी के रूट्स यहां पर दिखाई देते हैं। अभी फाउंडर तो है चंद्रगुप्त मौर्य, किसकी मदद से उन्होंने फाउंड किया था, ये थे आचार्य चाणक्य। मैंने यहां पर कौटिल्य नाम दिया गया है, तो आचार्य चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और उनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अभी चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में क्या होता है कि
अलेक्जेंडर्स का अटैक जो था वो तो हो चुका था। अलेक्जेंडर अपने जो भारत का जो आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है, उस समय वो भारत का ही भाग था, वहीं से रिटर्न चला जाता है। अभी वो एरिया उसने जीत लिया था, वहां पर उसने शासन करने के लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया था। उन्हीं में से एक थे सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर को भी चंद्रगुप्त ने हराया था। कब? तो यहां पर दिया गया है कि 324 में। अभी क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर ये जो थे, इनको हराने के बाद भारत में सेल्यूकस निकेटर का एक एम्बेसडर जो था, जिसको ग्रीक एम्बेसडर कहा जाता है, उनका नाम था मेगास्थनीज। वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहने लगा। अभी सेल्यूकस निकेटर हारने के बाद उनकी जो लड़की थी हेलेना, जिसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ करवा दिया गया, और उन दोनों ने संधि बना ली आपस में। अभी ये ग्रीक एम्बेसडर जो था मेगास्थनीज, जिसका नाम आपको याद रखना है, इसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। क्या नाम था? इंडिका। ये इंडिका नामक ग्रंथ हमें अलेक्जेंडर, उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अभी चंद्रगुप्त मौर्य अपने जी ही राजपाट छोड़ देते हैं, और उनका जो बड़ा लड़का रहता है, जिनका नाम है बिंदुसार, इनको राजगद्दी संभालने देते हैं। अभी चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं कि एंडिंग के टाइम में, लाइफ के एंडिंग के टाइम में वो जैनिज्म फिलॉसफी के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और आज के कर्नाटक में श्रवणबेलगोल नामक एक ठिकान है, जहां पर जाके वो जैन मुनि बन गए, जैन साधु बन गए। तो वहीं पर उनकी डेथ हो गई। अभी बिंदुसारा जो लड़का था, इसको अमित्रघात नाम से भी जाना जाता है। डिमैकस नाम का जो ग्रीक एम्बेसडर था, वो उनके कोर्ट में रहता था। अभी विष्णुगुप्त चाणक्य, जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये बिंदुसारा के समय में भी जीवित थे। अभी इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये ग्रंथ लिखा, अर्थशास्त्र। ये इकोनॉमिक्स वाला अर्थशास्त्र नहीं है। ये जो अर्थशास्त्र है, इसमें पॉलिटिकल थ्योरी दी गई है, राज्यों के विविध सिद्धांत दिए गए हैं, राज्य कैसे चलाना चाहिए, इसके बारे में कुछ नियम बताए गए हैं। और उन्हीं में से एक पार्ट है सप्तांग सिद्धांत, जो इसी एक बुक का पार्ट है। अभी सप्तांग सिद्धांत ये बताता है कि राजा राज्य करने के लिए उसको क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, राज्य में किन किन चीजों की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो क्रम से उसने ये 7 जो है ये कंसेप्ट दी गई है। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण होता है राजा। राजा सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद है अमात्य, मतलब उसका प्रधान, वो दूसरे नंबर पर। जन मतलब सामान्य जनता, जनता नहीं होगी तो राज कैसे चलेगा, तो जन। और चौथा जो है दुर्ग। दुर्ग के अलग अलग प्रकार होते हैं, बट याद रखो मिलिट्री स्ट्रेटेजी के दृष्टिकोण से दुर्ग बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो दुर्ग का चौथे नंबर पर आता है इंपॉर्टेंस। कोष, रेवेन्यू से जैसे आमदनी बढ़ती है राज्य की, और उसी से पूरा राजकारभार चलता है। राजा का जो कोष है, वही कोष है। तो उसके बाद आता है दंड, छठे नंबर पर आता है दंड। दंड का मतलब क्या है? तो पनिशमेंट, ऐसा मतलब निकल सकता है। बट यहां पर क्या है कि सही गलत क्या है, सही को न्याय और गलत को दंड, ये जो नीति है ये यहां पर अभिप्रेत है। तो उसके बाद का 7th और लास्ट पॉइंट है मित्र। राज्य अगर अच्छे से चलाना है तो आपस में मित्रता बनी रहनी चाहिए। ये जो सप्तांग सिद्धांत है, ये आज के टाइम के नहीं, उस टाइम के लिए नहीं, आज के टाइम पर भी हमें काम में आ सकता है अगर इसको सही तरीके से जाने तो। चाणक्य नीति इतनी आसानी से समझ में आने वाली बात नहीं है। तो ये सप्तांग सिद्धांत क्या क्या अंग है इसके, ये आपको जानना है। सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र में दिया गया है, और अर्थशास्त्र किसने लिखा है? विष्णुगुप्त चाणक्य ने। तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा गया है। अभी ये मैकियावेली जो है, ये यूरोप के बड़े ही विद्वान थे, रेनेसांस पीरियड के बड़े ही विद्वान थे। भारत में भी चाणक्य विद्वान ही थे, तो उनको भारत का मैकियावेली कहा गया है। किसको? चाणक्य को। अभी आगे देखते हैं। बिंदुसार मरने के बाद अशोका मौर्यन साम्राज्य के सम्राट बने। बट याद रखो
बिंदुसारा के बड़े लड़के अशोक नहीं थे। तो अशोक ने कहा जाता है कि उनकी 100 भाइयों की हत्या करके राज्य छीन लिया था उनसे और खुद राजा बने थे, खुद सम्राट बने थे। ये अशोक का जो है ये मौर्यन डायनेस्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण एम्परर है। ये जो थे बिंदुसार के सन थे, हालांकि वो बड़े सन नहीं थे जैसे मैंने आपको कहा। इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें उनके इंस्क्रिप्शन से मिलती है। अबे इनकी जो इंस्क्रिप्शन है वो उन्होंने राज्य में जो भी बड़े बड़े रोड थे, रास्ते थे, उसके ऊपर उन्होंने लोगों को पता चलना चाहिए कि राज्य में कैसा बिहेव करना चाहिए, राजा कैसे प्रजा से बिहेव चाहता है, ये सभी बातें उन्होंने इंस्क्रिप्शन पर लिखी थी और वो रोड पर लगाए हुए थे इंस्क्रिप्शन। वो इंस्क्रिप्शन से ही हमें अशोका के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उस इंस्क्रिप्शन में अशोका के अलग अलग नाम दिए गए, जैसे देवानाम पिय या फिर प्रियदसी, ऐसे अशोका के नाम दिए गए हैं। अशोका की रेंज जो है ये 268 से लेकर 238 BCE तक की कही गई है। अभी क्या होता है, अशोका के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होती है, वो है कलिंगा वॉर। अभी ये कलिंगा जो है ये प्रेजेंट टाइम के ओडिशा में एक छोटा सा स्टेट था। अशोका का जो साम्राज्य था वो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य माना गया है। मतलब आज का अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत और अब बांग्लादेश, ये जो पूरा एरिया था वो अशोका के साम्राज्य में मिला हुआ था। अभी बात थी सिर्फ ये कलिंगा की, और पेनिनसुलर इंडिया में चेर, चोल, पांड्य नाम के 3 राज्य थे छोटे छोटे। अभी अशोका इस कलिंगा नामक छोटे से राज्य को जीतना चाहता था। ये जो कलिंगा था ये बहुत ही ट्रेड के दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था। ये अटैक करने का एक रीजन तो है, बट अशोका ने कलिंगा पर अटैक किया 261 बिफोर कॉमन ईरा इस ईयर में। तो इस अटैक के बाद क्या होता है, अशोका वार तो जीत लेता है, बट क्या होता है कि युद्ध में हुई वो हानि देखकर त्रस्त हो जाता है, उसका मन दहल जाता है और अभी वो निर्णय लेता है कि आज के बाद युद्ध का अगर परिणाम ऐसा होता है तो मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। और वहीं से वो बुद्धिज्म फिलॉसफी की तरफ अट्रैक्ट होता है और आजीवन पूरी जिंदगी बुद्धिज्म की स्टडी और उसकी स्प्रेडिंग के लिए खर्च करता है। उसके बाद अशोक ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा। ये ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में आया कलिंगा वॉर से। तो ये कलिंगा वॉर अशोक की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है कि जैसे मैंने कहा था अशोका बुद्धिज्म की तरफ फोकस हो गया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो अशोका ने कंडक्ट की थी और उस थर्ड काउंसिल के प्रेसिडेंट्स जो थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्स। अभी मोगलीपुत्र तिस्स के कहने पर ही बुद्धिज्म में टर्न हो गए थे सम्राट अशोक। और ये जो कलिंगा वॉर था जिसके बाद में अशोका के जीवन में इतने परिणाम हुए, इतने बदलाव आए, उसकी इंफॉर्मेशन हमें 13 रॉक एडिक्ट से मिलती है जो अशोका ने इंस्क्रिप्शन में लिखे थे। तो ये जो चित्र है ये जाना पहचाना चित्र है आपके लिए। ये हमारे भारत का राज्य चिन्ह है त्रिमूर्ति। ये जो चिन्ह है ये कहां से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अभी सारनाथ में अशोक स्तंभ किसने बनाया था, नाम में ही अशोक है तो अशोक ने बनाया था। सारनाथ में ही क्यों, जैसे आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन कहां पर दिया था, तो वो था सारनाथ और वहीं पर अशोक ने ये अशोक स्तंभ बनाया जो आज के भारत का राज्य चिन्ह है। इसको याद रखो। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा था कि थर्ड जो काउंसिल है बुद्धिस्ट की वो पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्स इनकी प्रेसिडेंसी में हो गई थी। तो अशोका ने अपने रोड पर तरह तरह के इंस्क्रिप्शन लिखे थे। उसमें उसने आज्ञाएं दी थी, उसने आदेश दिए थे लोगों को कि हाउ टू बिहेव विथ योर पेरेंट्स, टीचर्स, रिस्पेक्टेड पीपल्स, प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा एंड ट्रुथफुलनेस, इसके सिद्धांत उसने दिए थे। तो बुद्धिज्म के तरफ बढ़ने वाला जो अशोक था वो बहुत ही अलग था,
कलिंगा वॉर से ही वो चेंजेस उसमें आ गए थे। अहिंसा का पालन और सत्य का कथन, ये दोनों नियम बना लिए उसने अपने जिंदगी के। अभी उसने क्या, अवॉइड एनिमल स्लॉटर एंड सैक्रिफाइसेस, यज्ञ में बहुत सारे जो प्राणी थे उनकी बलि दी जाती थी, इसका भी अशोक ने विरोध किया। अभी पूरी जिंदगी उसने जो बुद्धिज्म की स्प्रेडिंग के लिए खर्च की, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये जो चित्र दिए हैं ये एडिक्ट्स है अशोका के। ये पिलर पर इंफॉर्मेशन लिखी गई है, ये लैंग्वेज आपको पढ़ते नहीं आती होंगी, क्योंकि अशोका के जो भी इंस्क्रिप्शन आज अवेलेबल है वो सारे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, खरोष्टी में है, आरामिक लिपि में है। इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिकोड किसने किया था, तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। 1837 सीई में, कॉमन इरा की 1837 ईयर में जेम्स प्रिंसेप नामक ब्रिटिश अधिकारी ने ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिकोड किया था। वहीं से हमें पता चलता है कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं। आगे में पढ़ते कि अशोका ने बुद्धिस्ट फिलॉसफी स्प्रेडिंग के लिए क्या किया। अशोका ने खुद अपना पुत्र महिंद और उसकी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा कि बुद्धिज्म फिलॉसफी का विस्तार हो। श्रीलंका, चाइना, उसके बाद नेपाल, उसके बाद जापान, यहां पर जो आज हमें बुद्धिज्म का स्प्रेडिंग दिखाई देता है वो अशोका के कार्यों का ही परिणाम है। ये जो स्तूप है ये सांची का स्तूप है, और ऐसे अशोका ने नियर अबाउट 80,000 स्तूप पूरे भारत में निर्माण किए थे। हालांकि वो आज इसमें से बहुत ही कम स्तूप हमें उपलब्ध है जिनको हम जान सके हैं, बट इंफॉर्मेशन से ऐसे पता चलता है कि 80,000 स्तूप अशोका ने भारत में बनाए थे। जैसे मैंने कहा था कि जो अशोका के एडिक्ट्स थे वो पाली प्राकृत इस लैंग्वेज में थे, बट स्क्रिप्ट कौन सी थी, ब्राह्मी, खरोष्टी एंड अरामिक, इस स्क्रिप्ट में थे। तो अभी यहां पर हमारा मौर्यन साम्राज्य का जो पीरियड है यहां पर खत्म होता है। अभी अशोका के बाद क्या होता है कि अशोका की ये जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी के तहत ये साम्राज्य ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। अशोका के बाद जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही वीक होता गया, और 185 BCE में मौर्यन साम्राज्य के जो सम्राट थे जिनका नाम था बृहदत्त, उनकी हत्या उन्हीं के सेनापति द्वारा की जाती है, जिनका नाम था, किसने हत्या की थी, तो वो थे पुष्यमित्र शुंग, जो गुजरात के सेनापति थे, और उन्होंने मौर्यन साम्राज्य का अंत करके शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, तो मौर्यन साम्राज्य का फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी मदद से वो सम्राट बने, तो वो है चाणक्य की मदद से। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या दिया गया है, पॉलिटिकल थ्योरी है, सप्तांग सिद्धांत है, जिसके सातों नाम आपको याद रखने हैं। अभी चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था, ग्रीक एम्बेसडर, जिसका नाम था मेगास्थनीज। उसने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो उसका नाम है इंडिका। अभी उसका चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, वो था बिंदुसार। उसके दरबार में कौन सा ग्रीक एम्बेसडर था, डेमेकस। और अशोका के लाइफ की सबसे बड़ी घटना कौन सी थी, तो कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर के बाद उसने बुद्धिज्म की स्प्रेडिंग के लिए काम किया। अभी उसने जो काउंसिल की थी, उसने जो काउंसिल अपने राज्य में बसाई थी, वो कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल थी, तीसरे नंबर की। तो उस काउंसिल के जो हेड थे उनका नाम क्या था, मोगलीपुत्र तिस्स। अभी मुगल एम्पायर का लास्ट एम्पायर कौन था, बृहदत्त, जिसकी किसने हत्या की, जिनका नाम है पुष्यमित्र शुंग। अभी क्या होता है, जैसे ही मुगल साम्राज्य डिक्लाइन होता है, छोटे छोटे राज्य यहां पर हमें दिखाई देते हैं। चेल, चोर, पांड्य, ये जो थे इनका भी विस्तार होता है। साउथ इंडिया, महाराष्ट्र में हमें सातवाहन इस राज्य की निर्मित हुई दिखाई देती है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि भारत का, अभी नॉर्थ इंडिया की तो हिस्ट्री हमने बहुत सी जान ली, लेकिन साउथ इंडिया की हिस्ट्री कब से शुरू होती है ये तो हमने नहीं जाना। तो इसी के बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसे आज तक की हमने हिस्ट्री पढ़ी,
नॉर्थ इंडिया के बारे में ही हम जानते आए रहे थे, बट साउथ इंडियन की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? तो उसके जो लिटरेरी सोर्सेज जो हमें मिलते हैं वो है संगम लिटरेचर से। अगर संगम क्या है और संगम लिटरेचर क्या है, इसी के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले उस समय के भारत की पॉलिटिकल सिचुएशंस जो थी उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मौर्यन साम्राज्य का अंत जब हुआ तो पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर राज करना शुरू किया और शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। अभी शुंग डायनेस्टी के समय में भारत पर मिनांडर नामक एक ग्रीक सम्राट का आक्रमण होता है। ये वही मिनांडर है जिसको आप लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मिलिंद नाम का एक राजा भारत में होके गया है। अभी ये मिनांडर जो था वही कन्वर्ट होके मिलिंद बन गया। अभी वो कैसे बना है उसकी भी अलग स्टोरी है। ये मिनांडर जो था भारत में आया और नागसेन नामक एक बौद्ध विद्वान से उनकी बात हो गई और इन दोनों के बातों में उनके सवाल जवाब हो गए और मिनांडर के जितने भी सवाल थे, फिलोसॉफिकल जितने भी क्वेश्चंस थे, उस हर एक क्वेश्चन का नागसेन ने यथोचित उत्तर दिया। अभी मिनांडर जो था वो नागसेन से प्रभावित हो गया। अभी प्रभावित होने के बाद मिनांडर खुद बुद्धिस्ट फिलॉसफी के तरफ अट्रैक्ट हो गया और खुद उसने अपना राजपाट त्याग कर अपना खुद का नाम चेंज कर लिया और नाम रख लिया मिलिंद। आज जो मिलिंद पन्हो नामक एक किताब बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी या फिर देखी तो होगी या नाम तो सुना ही होगा, उसमें नागसेन और मिनांडर के बीच में जो सवाल जवाब हुए उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो इसी समय में साउथ में सातवाहन नामक एक स्टेट हमें डेवलप होता हुआ दिखाई देता है। अभी ये जो सातवाहन थे ये महाराष्ट्र में उनकी राजधानी थी। जिस शहर को आज हम पैठण कहते हैं, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो पैठण नामक शहर है वही उनकी राजधानी थी, बट उसका नाम जो था उस समय प्रतिष्ठान था। शिमुक नामक राजा ने इस राज्य की नींव रखी और गौतमी पुत्र सातकर्णी इस सातवाहन पीरियड का सबसे श्रेष्ठ राजा था। अभी सातवाहनों के पीरियड से ही भारत में फ्यूडलिज्म की शुरुआत होती हुई हमें दिखाई देती है। ऐसा कहा जाता है कि फ्यूडलिज्म की भारत में जो शुरुआत है वो सातवाहन पीरियड से शुरू होती है। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें हमें मराठी भाषा का उदय होता हुआ दिखाई देते हैं। मराठी भाषा के बहुत से वर्ड उस गाथा सप्तशती से हमें निकले हुए दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से ये साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसका नाम था सातवाहन। अभी साउथ में क्या था? साउथ में थे चेर, चोल, पांड्य। मौर्यन साम्राज्य के समय में भी इनके उल्लेख आते हैं। चेर, चोल, पांड्य ये पेनिनसुलर इंडिया में 3 स्टेट्स थे। अभी ये जो 3 स्टेट्स थे यहाँ पर बहुत सारे विद्वान रहते थे और वो जो विद्वान थे एक पर्टिकुलर समय के लिए सारे के सारे विद्वान एक जगह पर आकर कुछ लिटरेचर की क्रिएशन करते थे, लिटरेचर फॉर्म करते थे, कविताएं, कथाएं, इसकी रचनाएं करते थे। अभी ये विद्वानों का साथ में आना ही इसको संगम कहा गया है। मिलाप, संगम किसका? विद्वानों का। अभी यहां पर क्या होता था? तो यहां पर लिटरेचर फॉर्म होता था और साहित्य की रचनाएं होती थी। तो ये जो संगम है ये 3 संगम हुए। पहली जो संगम थी ये मदुरई में आयोजित की गई और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य अगस्त्य। अगस्त्य मुनि को ही दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रचारक कहा गया है। आर्य संस्कृति कौन सी? तो वैदिक संस्कृति जिसको हमने पढ़े हैं, वैदिक एज में जिस संस्कृति को पढ़े हैं उसी को आर्य संस्कृति कहा गया है। तो दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसारक कौन थे? वो थे अगस्त्य मुनि। अभी तमिल भाषा में प्रथम ग्रंथ के प्रणेता भी उन्हीं को माना गया है। और प्रथम संगम में जो लिटरेचर फॉर्म हुआ था वो पूरा का पूरा आज अवेलेबल नहीं है, पूरा वैनिश हो गया, कुछ भी नहीं मिलता है। बट प्रथम संगम हुई थी किसके अध्यक्षता में? अगस्त्य मुनि के। अभी दूसरी जो संगम थी यह
कपाटपुरम या फिर कवत्तपुरम यहां पर आयोजित की गई थी। इसके भी जो अध्यक्ष थे वो तोलकाप्पियम और अगस्त्य मुनि ही थे। तो यहाँ पर अगस्त्य मुनि थे, यहाँ पर अगस्त्य मुनि और तोलकाप्पियम थे। तो ये जो तोलकाप्पियम है, इन्होंने तोलकाप्पियम इस ग्रंथ की रचना की है। और ये जो तोलकाप्पियम ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ है तमिल भाषा का व्याकरण का ग्रंथ है। नाम याद रखो, तोलकाप्पियम इसने ये लिखा है और तोलकाप्पियम ही इसका ग्रंथ का नाम है जिसमें तमिल भाषा का व्याकरण दिया गया है। अभी तीसरा जो संगम है ये मदुराई में आयोजित हुआ था। दूसरे संगम की एकमेव रचना हमें आज उपलब्ध होती है तोलकाप्पियम। बट ये तीसरी जो संगम थी इसमें 8 साहित्य की रचनाएं हुई थी जिसको कंबाइनली इत्तु तोगई ऐसे कहा गया है। यहां पर मैंने लिखा है इत्तु तोगई। तो ये जो इत्तु तोगई है इसमें क्या क्या दिया गया है ये भी हम जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि ये संगम कब हुई थी। इसके बारे में आपको बताता हूं कि फिक्स डेट हमें मालूम नहीं है। बट बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन इरा तीसरी सदी से लेके कॉमन इरा तीसरी सदी तक, मतलब ये जो 600 साल का पीरियड है, इस पीरियड में ही ये 3 संगम हुए थे ऐसा कहा जाता है। तो इत्तु तोगई में कौन सी 8 रचनाएं हैं ये भी हम जान लेते हैं। इत्तु तोगई में हमें दिखता है कि यहां पर 8 अलग अलग कविताओं और रचनाओं के नाम दिखते हैं। अभी इसमें पहला है नन्निनय, जिसमें प्रेम कविताएं दिखती है। ये जो साउथ इंडिया के राजा थे, इनकी ही पैट्रोनेज की वजह से हमें ये संगम होते हुए दिखाई देते हैं। अभी ये जो विद्वान थे इनको राजाओं की पैट्रोनेज थी। चेल चोर पांडे जो भी राजा थे उनको पैट्रोनेज मिलती थी। और ऑब्वियस सी बात है कि ये जो संगम थी इसमें जो रचनाएं होती थी वो राजा की प्रशंसा के लिए ही होती थी, जिसमें बहुत सारी राजा की प्रशंसाएं और राजा की ही कहानियां थी। और ये जो साउथ इंडिया के राजा थे वो बड़ी ही प्रेम वाले स्वभाव के थे करके हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि बहुत सारी प्रेम वाली ही कविताएं फॉर्म होती हुई दिखाई देता है। नन्निनय में 400 छोटी प्रेम कविताएं है। कुरुथोनकय में 400 फिर से प्रेम कविताएं है। अभी एनगुरुनुर किल्लार द्वारा रचित 500 प्रेम कविताएं हैं। पदित्तु पत्तु चेर राजाओं की प्रशंसा में 8 कविताएं हैं। उसके बाद है परिपादल, देवताओं की प्रशंसा में 20 कविताएं हैं। और करितोगई में 150 कविताएं हैं। प्रेम कविताओं से ही भरे थे ये पूरे संगम। अभी अहनानुरु रुद्र शमन द्वारा रचित 400 प्रेम कविताएं थी। और पुरुनानुरु राजा की स्तुति में ये फिर से 400 कविताएं दिखाई देते। लिटरेचर के बड़े ही भोक्ता थे ये राजा ऐसा कहा जा सकता है। विद्वानों की बड़ी ही कदर करते थे ये राजा ऐसा कहा जा सकता है। अभी ये तो हुए छोटे मतलब लिटरेचर के कविता और कथा के फॉर्म, बट यहां पर महाकाव्यों की भी रचनाएं हुई थी। 3 संगम लिटरेचर में 3 महाकाव्यों की रचना हुई थी जिनके बारे में भी हम जानेंगे। तो महाकाव्य थे 3। पहला था शिलापदिकारम। शिलापदिकारम का अर्थ होता है नुपुर। और ये जो है इल्गो अदिगल, इन्होंने इसकी रचना की थी जो चेर शासक शेंगुट्टुवन के छोटे भाई थे। अभी ये नुपुर नामक मतलब शिलापदिकारम में क्या स्टोरी दी गई है। कोलवन नामक एक व्यक्ति था जिसकी कन्नगी नाम की लड़की से शादी होती है। अभी ये कोलवन जो है माधवी नामक एक वेश्या के प्रेम में पड़ता है और क्या करता है कि अपने ही प्रेम के कारण वो इतना पैसा खर्च करता है उस वेश्या पर, उस माधवी पर, कि पूरा का पूरा उसका नाश हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता उसके पास। तो ये कोलवन फिर से रिटर्न आता है कन्नगी के पास में। कन्नगी क्या करती है कि अभी कुछ तो नहीं बचा अपने पास, तो एक नुपुर जो था उसके पास में, वो नुपुर अपने पति कोलवन को देती है कि जाओ इसको बेच के कुछ तो भी पैसे लाओ जिससे हमारी घर गृहस्थी चल सके। तो अभी क्या होता है कि ये कोलवन जाता है और नुपुर बेच देता है। उसी समय राजा की जो रानी थी, जिस राज्य में ये कोलवन रहता था, उसी राज्य का जो राजा था उसकी रानी का नुपुर भी खो गया रहता है। अभी जिस दुकानदार के पास वो बेचने के लिए जाता है कोलवन नुपुर,
वो क्या करता है कि राजा को बता देता है कि कोलवन ने एक नुपुर लाया है मेरे पास बेचने के लिए। राजा का ऐसा शक बनता है कि कोलवन ने ही रानी का जो नुपुर है वो स्टोल कर लिया, चोरा। तो चोरी करने के आरोप में कोलवन को मृत्युदंड दिया जाता है। ये बात जब कन्नगी को पता चलती है तो कन्नगी को मालूम है कि मेरा पति निर्दोष है, बट राजा ने उसको मृत्युदंड राजा तो उसको मृत्युदंड दे चुका था, अभी कुछ नहीं हो सकता था। तो क्या होता है, कन्नगी उस राजा को श्राप देती है कि तेरा पूरा राज्य भस्म हो जाएगा, और खुद अग्नि में प्रवेश कर लेती है, वो भी जान दे देती है। यहां पर ये शिलापदिकारम की स्टोरी खत्म होती है। अभी नेक्स्ट जो महाकाव्य है वो है मणिमेखलाई। ये मणिमेखलाई नाम की लड़की थी जो पहले महाकाव्य में, मतलब शिलापदिकारम में जो कोलवन था, वो कोलवन और माधवी नामक जो वैश्या थी, इन दोनों से प्राप्त हुई ये लड़की थी, दोनों की ये लड़की थी। तो क्या होता है कि एक मणिमेखलाई में क्या दिखाया गया है कि उसकी जो माता थी माधवी, मतलब कोलवन की जिस वैश्या से प्यार करता था वो माधवी की लड़की थी मणिमेखलाई। माधवी को जब ये बात चलती है कि कोलवन मर गया तो उसको भी इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो बुद्धिज्म फिलॉसफी के तरफ अट्रैक्ट होती है। मणिमेखलाई भी बुद्ध भिक्षुनी बन जाती है। तो अभी इन दोनों की ही कथा के आधार पर वो कैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसके बारे में मणिमेखलाई में जानकारी दी गई है। तीसरा जो महाकाव्य है वो है जीवका चिंतामणि, जिसमें हमें दिखाया गया है, ये किसने लिखा है, तिरुत्तकवरदेव, इन्होंने लिखा है। अभी इसमें जैनिज्म फिलॉसफी की उस समय की सिचुएशन दी गई है। तो ये जो थे ये 3 महाकाव्य संगम पीरियड में फॉर्म होते हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य कैसे डेवलप्ड हुआ। अभी की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो भारत में छोटे छोटे राज्य दिखाई देते हैं, जो जिसमें से किसी को भी हम साम्राज्य नहीं कह सकते। तो साम्राज्य कहने वाला, जिसको साम्राज्य कहा जा सके, ऐसा पीरियड गुप्त पीरियड में हमें, गुप्त शासन में हमें दिखाई देता है, जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा था कि बृहदत्त की हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने। यहां अभी हमें पॉलिटिकल सिचुएशन देखनी है पूरे भारत की। नॉर्थ इंडिया में शुंग डायनेस्टी का शासन था। साउथ इंडिया में सातवाहन नामक एक राज्य उभरता हुआ दिखाई देता है, जिसकी राज्य की स्थापना शिमुक नामक राजा ने की थी। इस सातवाहन राज्य में हमें गौतमी पुत्र सातकर्णी नामक जो राजा था, बड़ा ही पराक्रमी राजा था, उसके बारे में भी हमें बहुत बातें सुनने मिलती है। तो ये जो सातवाहन पीरियड था, इसी पीरियड में भारत में सामंत शाही की शुरुआत होती दिखाई देती है, जिसको हम फ्यूडलिज्म के नाम से जानते हैं। इसी सातवाहन पीरियड में हमें हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक किताब की रचना की थी, ग्रंथ की रचना की थी। अब उस ग्रंथ का महत्व क्या है, तो इस ग्रंथ में कुछ मराठी वर्ड्स आए हैं और कहा जाता है कि मराठी भाषा का उदय यही से शुरुआत होता है। अभी नॉर्थ में पुष्यमित्र शुंग था, उस समय में मिनांडर नामक एक राजा ने, ग्रीक राजा ने भारत पर अटैक किया था। तो ये जो ग्रीक राजा था मिनांडर, जिसका नागसेन नामक बुद्ध भिक्षु से, बुद्ध विद्वान से उसकी मुलाकात होती है, और क्या होता है कि मिनांडर को लाइफ के बारे में जितने भी क्वेश्चंस थे, उन सारे क्वेश्चंस वो उस नागसेन नामक विद्वान को पूछते हैं। अभी यहां क्या होता है कि दोनों के सवाल जवाब जो है वो मिलिंद पन्हो नामक एक किताब में पूरे तरीके से डिस्क्राइब किए गए हैं। यही मिनांडर नागसेन की विद्वत्ता को देखकर बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट होता है और खुद का नाम मिनांडर से मिलिंद रख लेता है, और मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में यही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अभी ये तो देख ली हमने नॉर्थ इंडिया और आज के महाराष्ट्र की सिचुएशन। साउथ इंडिया में क्या होता था, जैसे मैंने कहा था चेर चोल और पांड्य ये जो राज्य थे, ये छोटे छोटे स्टेट्स थे पेनिनसुलर इंडिया में। अभी साउथ इंडिया के बारे में हमें यही से इंफॉर्मेशन मिलती है लिटरेरी सोर्सेस में।
तो यहां पर क्या होता है, ये चेल चोर पांडे में बड़े ही विद्वान लोग रहते थे। वो क्या करते थे कि एक पर्टिकुलर समय के लिए सारे विद्वान तीनों राज्य में से एक जगह पर आते थे और कुछ लिटरेचर की रचनाएं करते थे, साहित्य की रचनाएं करते थे। अभी यहां पर क्या होता है कि तीन संगम मतलब मिलाप, ये सारे विद्वान तीन बार आपस में आकर कुछ तो लिटरेचर उन्होंने रचनाएं बनाई है। ऐसे 3 बार इवेंट हो गई, उसको ही तीन संगम के नाम से जाना जाता है। संगम मतलब मिलाप। अभी संगम में लिटरेचर फॉर्म होता था। अभी ये जो संगम आयोजित करने वाले थे वो राजा ही थे, और ये जो विद्वान थे जो एकत्रित आते थे वो इन्हीं राजाओं के, चेल चोर पांड्या इन राजाओं के ही पैट्रोनेज में रहते थे। तो ये जो संगम में के जो लिटरेचर है, यहां पर हमें दिखाई देता है कि राजा की स्तुतियों के ही बहुत सारे लिटरेचर हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। अभी पहला जो संगम साहित्य था, संगम की जो प्रथम काउंसिल थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ऋषि ने। अगस्त्य ऋषि या फिर अगस्त्य मुनि को ही भारत के दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रचारक कहा गया है। आर्य संस्कृति क्या है? तो वैदिक एज में हमने जिस संस्कृति को पढ़ा उसको ही आर्य संस्कृति कहा गया है। तो दक्षिण भारत में ये आर्य संस्कृति का प्रसार करने का श्रेय अगस्त्य मुनि को दिया गया है। अभी प्रथम संगम में जो भी लिटरेचर फॉर्म हुआ था उसका कोई भी एविडेंस हमें मालूम नहीं है, बट संगम हुई थी इतना मालूम है। दूसरी जो संगम थी ये कवत्तपुरम या फिर कपाटपुरम में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता फिर से अगस्त्य और तोलकप्पियम इन्होंने की थी। अभी इस संगम में जो भी लिटरेचर फॉर्म हुआ था उसमें सिर्फ एक ही लिटरेचर हमें मिलता है, वो है तमिल लैंग्वेज का व्याकरण, जिसको हम तोलकप्पियम के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी रचना किसने की थी? ये तोलकप्पियम ने ही की थी। अभी तीसरा जो संगम है वो मदुरई में आयोजित किया गया था। मदुरई में नरकिर ये जो थे तीसरी संगम के अध्यक्ष थे। अभी तीसरी संगम में जो भी लिटरेचर हमें मिला है उसके 8 प्रकार है, 8 नाम के लिटरेचर है, और इसको ही कंबाइनली कॉमनली क्या कहा जाता है? इत्तुत हो गई। अभी ये इत्तुत हो गई क्या है ये भी हम जानते हैं, पर सबसे पहले ये जानते कि ये संगम कब हुई थी। तो कहा जाता है कि इसकी एक्चुअल डेट तो हमें पता नहीं, बट तीसरी सदी बिफोर कॉमन ईरा की तीसरी सदी से लेके कॉमन ईरा की तीसरी सदी के बीच में ये संगम हुए थे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि तीसरी संगम का इत्तुत हो गई लिटरेचर क्या था। तो ये जो राजा थे चेल चोर पांड्य, ये बड़े ही प्रेम वाले स्वभाव के थे। करके हमें यहां पर बहुत सारी प्रेम वाली कविता ही मिलती है। तो आप देख पाओगे ये नाम जरा पढ़ने के लिए कठिन है, क्योंकि साउथ इंडिया के नाम ऐसे ही होते हैं। तो इतने तो नाम को आपको याद नहीं रखना है, बट ये जो कंबाइनली जो नाम है इसको क्या कहा गया है? इत्तुत हो गई। अभी स्लाइड में जो नाम है अगर आप रख सकते हो याद तो कोई बात नहीं, अच्छा ही है, रख लो। बट इसमें क्या दिया गया है? लिटरेचर फॉर्मेशन में क्या फॉर्म हुआ है? तो प्रेम वाली कविताएं, प्रेम की कथाएं, राजाओं के वर्णन, देवताओं के वर्णन, ऐसी ही हमें यहाँ पर लिटरेचर में इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी संगम में 3 महाकाव्य भी बने, महाकाव्यों की रचना हुई 3, शिलापदिकारम, मणिमेखलाई और जीवक चिंतामणि। इसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म फिलॉसफी का दक्षिण भारत में कैसे विस्तार हुआ था, क्या महत्व था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। शिलापदिकारम का अर्थ होता है नुपुर, जिसको इल्गो अधिगल इनके द्वारा, जो चेर शासक शेंगुत्तुवन के छोटे भाई थे, इन्होंने इसकी रचना की है। अभी इसमें कोलवन और कन्नगी ये दोनों की कथा है। कोलवन की शादी कन्नगी से होती है, बट क्या है कि ये जो कोलवन है एक माधवी नामक वैश्या से प्यार कर बैठता है और अपनी पूरी जो संपत्ति है इस माधवी के ऊपर लुटा देता है। पूरा कंगाल हो जाता है और कंगाल होने के बाद फिर से कन्नगी अपनी पत्नी के पास वापस आ जाता है। अभी खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो कन्नगी क्या करती है कि अपने पास का जो नुपुर है वो उसको देती है कि जाओ इसको बेच के आओ और कुछ तो पैसे जो मिलेंगे इससे हम घर गृहस्थी या फिर नया व्यवसाय शुरू करेंगे। बट होता क्या है, जिस राज्य में ये कोलवन कन्नगी रहते हैं उस राज्य का जो राजा है उसकी रानी का भी उसी दिन नुपुर खो जाता है। जैसे कोलवन एक दुकानदार के पास में नुपुर बेचने जाता है तो वो दुकानदार क्या कहता है कि राजा को खबर देता है कि कोलवन ने सेम नुपुर मेरे पास
बेचने के लिए लाया है। राजा का डाउट हो जाता है कि वो जो नुपुर है वो उसने जो नुपुर है वो चुरा के लाया है। और राजा क्या करता है कि उस कोलवन को राज दरबार में बुला लेता है और उसको मृत्युदंड की सजा देता है चोरी के इल्जाम में। बट कन्नगी को यह बात मालूम होती है कि मेरा पति चोर नहीं है, बट राजा ने उसको मार दिया होता है, अभी हाथ में कुछ नहीं बचा रहता। बट कन्नगी का गुस्सा और बढ़ता है और कन्नगी क्या कहती है, राजा को वो श्राप देती है कि तेरा पूरा राज्य जल जाएगा। और स्टोरी में ऐसा ही कहा गया है कि राजा का पूरा राज्य जल जाता है और कन्नगी भी खुद अग्नि में प्रवेश कर लेती है। यहां पर शिलापति कारम की कथा समाप्त होती है। नेक्स्ट है दूसरा महाकाव्य मणिमेखलाई। अभी ये जो शिलापति कारम में जो नायक दिखाया गया है कोलवन, कोलवन को उस वेश्या नामक माधवी जिसका नाम था, वेश्या से कोलवन को एक पुत्री प्राप्त होती है जिसका नाम है मणिमेखलाई। और ये मणिमेखलाई दोनों की पुत्री थी। कोलवन की मृत्यु की खबर जैसे ही माधवी को पता चलती है तो माधवी भी दुख में डूब जाती है और वो बुद्ध बन जाती है, बौद्ध साधु बन जाती है। और मणिमेखलाई भी आखिर में बौद्ध भिक्षुनी बन जाती है। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में यहां पर हमें जानकारी मिलती है। तीसरा है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि की जो रचना है ये तिरुत्तकवरदेव, इन्होंने इसकी रचना की है। इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें जैनिज्म फिलॉसफी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ऐसे ये 3 महाकाव्य है। अभी आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भारत में, अभी तो हमने देखा था पॉलिटिकल स्टेटस में यहाँ पर छोटे छोटे ही राज्य थे, साम्राज्य कहा जाए ऐसा कोई भी राज्य नहीं था। बट आने वाले पीरियड में हमें यहाँ पर एक राज्य से साम्राज्य बनता हुआ दिखाई देता है और उसी साम्राज्य का नाम है गुप्त साम्राज्य, जिसको हम आने वाले पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।